नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी पिछले कुछ समय से चरम पर है। इसी क्रम में राजनीतिक दलों के बीच विरोधी दलों के प्रभावी नेताओं को अपने पाले में करने का सिलसिला भी अभी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी के उन सभी दावों को नकारा जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में होने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब से अध्यक्ष बने हैं उनका एक ही बयान बार बार मीडिया में आता है कि कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कमजोर और दल बदलू नेताओं की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। नहीं, भाजपा देखिए, महेंद्र भट्ट ने जब से पद संभाला है अध्यक्ष का, ये उनका एक परमानेंट बयान बन गया है कि कांग्रेस के लोग मेरे संपर्क में हैं। आज 1 साल से भी ज़्यादा उनके अध्यक्ष पद को संभाले हुए हो गया, एक चीटी को तक तो वो ले जा नहीं पाए। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट से और समूची भाजपा से कहना चाहती हूँ कि ले जाइए जिसको आपको ले जाना है। जो लोग कांग्रेस के नहीं हो पाए, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरी समर्पण भाव के साथ जिन्होंने कांग्रेस को अपने आप को समर्पित नहीं किया, वो आपके क्या होंगे। और ऐसे लोगों का चला जाना ही कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। आगामी लोकसभा को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर एनडीए के नेता विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की राजनीति के बीच इंडिया शब्द को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने इसे लेकर कहा है कि बीजेपी जिसे पहले इंडिया शब्द से प्यार था, इंडिया शब्द को लेकर कई कैंपेन बीजेपी ने चलाए थे, लेकिन अब उसी शब्द को हटाने की मांग कर रही है, जो बीजेपी की छोटी सोच और देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अगर इन्हें इंडिया से परहेज है तो वो लोग पाकिस्तान में जाकर बस जाए। तो जब से इंडिया नाम पड़ा है गठबंधन का, तब से अब सियासी दाव लगातार देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में एनडीए लगातार इंडिया यानी कि जो गठबंधन है उस पर हमलावर है। इंडिया भी साफ तौर पे कह रहा है कि जब से हमने इंडिया नाम रखा है अपने गठबंधन का, तब से इंडिया का परहेज बीजेपी कर रही है। अगर इतनी ज्यादा बीजेपी को दिक्कत है तो वो भारत छोड़ के, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में रहने चले जाए, क्योंकि जैसे ही इंडिया नाम निकल के सामने आया तब से कई प्रतिक्रिया आ रही हैं। इंडिया आजकल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में चर्चा का विषय है। वोट फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मोदी का इंडिया जैसे शब्द कहते हुए भाजपाई अघाते नहीं थे, लेकिन आज उसी इंडिया का गुणगान करने वाले, अपने को देशभक्त कहने वाले भाजपाई इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं, उससे परहेज करने लगते हैं। उनके एक सांसद नरेश बंसल ने जिस तरह से राज्यसभा में इंडिया शब्द को हटाने के लिए अब संसद में अपना वक्तव्य दिया और पूरी भाजपाई मौन होकर के उसको सुनते रहे, लेकिन नरेश बंसल के इस वक्तव्य के इनाम के रूप में नड्डा जी ने उनको अपना राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बना करके पुरस्कृत किया। और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के बयान पर उत्तराखंड में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। 28 जुलाई को नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने इसका कड़ा विरोध जताया। तो सांसद नरेश बंसल के बयान पर अभी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार कई सवाल तो उठाए जा रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि इंडिया नाम को हटा दिया जाए और ऐसे में अब विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस बयान को लेकर बता दें, राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल और ऐसे में उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि इंडिया नाम को हटा दिया जाए, क्योंकि ये अंग्रेजों की देन है। और ऐसे में देखिए, विपक्ष पार्टी के गठबंधन है उसका नाम भी इंडिया यानी कि INDI ये रखा गया है, जिसकी वजह से वो कह रही हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी लगातार कई सवाल उठा रही है, इसको लेकर केस भी एक दर्ज हो चुका है। तो अब मामला काफी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इंडिया नाम से इतनी ज्यादा नाराजगी क्या है, इतनी ज्यादा आपत्ति क्या है कि इसका विरोध लगातार जताया जा रहा है। बहुत बचकाना और बहुत ही संवेदनहीन बयान है।
ये सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं है, ये हमारे संविधान का अपमान है, और उस संविधान का अपमान है जो अतुलनीय है, अभूतपूर्व संविधान है, जिसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। कई देशों के पास तो अपना संविधान नहीं है, वो भारत के संविधान से चल रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, उस संविधान में कुछ सोच समझ कर बाबा साहेब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल में उसके लिखा गया है, और उसका एक एक शब्द भाजपा की इस थोथी, इस ओछी और सस्ती राजनीति के ऊपर भारी है, और हर दलित का ये अपमान है। और दलित का ही क्यों, ये 140 करोड़ जनता का अपमान है देश के, कि आपको कोई नाम पसंद नहीं आया तो आप उसको हटा देंगे। कल को तो आप कहेंगे कि हिंदू शब्द भी हटा दो, क्योंकि वो सिंधु से आया है, और सिंधु शब्द पर्शियन है। तो आपको हर विदेशी चीज़ अगर ख़राब लगती है तो आपके तानाशाही से देश नहीं चले। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी ने सदन में इंडिया की जगह भारत नाम को प्रसिद्ध करने की उन्होंने मांग रखी है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा उन्होंने जो सदन में मांग रखी है, बहुत सराहनीय है, क्योंकि भारत के नाम से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत हमारा, मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि भारत, जिस व्यक्ति के नाम से भारत देश का नाम पड़ा, उनका जन्म हमारे प्रदेश के अंदर कोटद्वार में हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है। लेकिन भारत के नाम पे, क्योंकि संविधान में जब लिखा हुआ है कि भारत और इंडिया, तो अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम इंडिया है, और हम गुलामी की दास्तानों में की जो हमारी पहचान रही है, उनको हम, हमारी सरकार आदरणीय केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन जो गुलामों की दास्ताएं हैं जिसके नाम से हमारी गुलामी की वो पहचान होती है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। उसके अंतर्गत उन्होंने अगर ये बात उठाई है, तो निश्चित रूप से इंडिया शब्द हटना चाहिए, और हमारे जो प्राचीन नाम हमारे देश का है भारत, वो प्रचलित होना चाहिए। और देहरादून में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि बीजेपी मोर्चे के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं बीएल संतोष, और ऐसे में वही बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंचे हैं, 2 दिवसीय उनका वो दौरा है, और ऐसे में आईटी सेल से भी वो मुलाकात करेंगे। तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, और इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बता दें, बीजेपी मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। कई बैठकों का दौर लगातार जारी है, और ऐसे में आने वाले निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट तैयार करनी चाहिए, सब बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। वो आईटी सेल को भी काफी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, और ऐसे में आईटी सेल को भी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। डोईवाला में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीम वॉरियर्स न्यू संस्थान और टीम एवल्यूएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 100 से अधिक की संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। तो वहीं सभी रक्तदाताओं को पेड़ भेंट कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की मांग भी की गई। बता दें कि टीम वॉरियर्स के संस्थापक शिवम बहुगुणा ने डेंगू को महामारी बताते हुए डेंगू से बचाव की सलाह दी, और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर डेंगू से लड़ने में योगदान दे। बालावाला में टीम वॉरियर्स न्यू व टीम इवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिटी ब्लड बैंक द्वारा हमारा समर्थन किया गया। रक्तदाताओं को हमने पेड़ बांटे, वह हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी डोनर्स हमारे आज मौजूद रहे। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे एम्बुलेंस एसोसिएशन का भी, जिन्होंने हमको आज एक एम्बुलेंस प्रदान करी, जिससे हम काफ़ी सारे डोनर्स को, जो दूर दराज के डोनर्स हमारे, उनको हम लेकर आ सके। और हम चाहेंगे कि डेंगू जिस प्रकार फैल रहा है, उस तरह बाकी लोग भी आगे आएँ और रक्तदान करें, ताकि डेंगू से हम लड़ सकें और रक्त की कमी पूरे प्रदेश में कहीं ना पड़े। बढ़ते प्रभाव में चलते हुए इस समय प्रदेश भर के सभी रक्त कोषों में खून की भारी कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने बालावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि हम लोगों ने 123 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया, और सभी रक्तदाताओं को एक एक पेड़ अपना भेंट कर पर्यावरण को हरा भरा रखने की मांग की।
लक्सर में हर साल श्री राम लीला कमेटी की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति के साथ गठन कर दिया है। वहीं श्री राम लीला कमेटी के पूर्व प्रधान राजेंद्र नाथ महेंद्री रत्ता और कई पूर्व पदाधिकारियों ने बीते साल का आर्थिक लेखा जोखा भी पेश किया। साथ ही इससे सबसे पहले धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाजों के मुताबिक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमत बाल नृत्य का भी आयोजन किया गया और अनोखी प्रस्तुति दी गई। तो श्री रामलीला कमेटी की कार्यकारिणी का गठन हुआ है और यहाँ पे बता दें कि सुंदरकांड का भी पाठ हुआ है और हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई है। इसी के साथ आगे किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से किस दिशा में लेके जाना है इस कमेटी को, इसकी भी चर्चा की गई है। श्री राम लीला कमेटी कार्यकारिणी का यहाँ पे गठन हुआ है और गठन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और यहाँ पे सुंदरकांड भी रखा गया, हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ा गया और बता दें कि इसी के साथ एक पौधे भी दिए गए हैं ताकि आप पर्यावरण में योगदान दें। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब यहाँ पे हवन हो रहा था और सुंदरकांड का भी यहाँ पे पाठ हुआ है, हनुमान चालीसा भी यहाँ पे पढ़ा गया है। कार्यक्रम से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और बता दें कि गठन हो चुका है श्री राम लीला कमेटी का। प्रयास किया है और जो भी हमसे त्रुटियां रही उसके लिए हमने कहा है कि हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और अब जो नई टीम बनी है, पवन जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, पवन जी वास्तव में कर्मठ और हमारे पूर्ण सहयोगी भी रहे हैं। लगातार हम लोग इनका सहयोग रहा है। इस बार इनको जिम्मेदारी ये है और ये हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस भव्य कार्यक्रम को और भव्यता की ओर लेके जाएंगे और हमारा इनको पूरा सहयोग मिलेगा। जो आज हमको जिम्मेदारी दी गई है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारी जो टीम है, मैं अपने टीम के साथ आगे भी बहुत अच्छा रामलीला हो उसके लिए सबका सहयोग रहे और पूरी टीम के साथ काम करें। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाली सोलानी पुल कमजोर हो चुकी है। बता दें कि पुल पर अभी बड़े वाहनों के गुजरने पर हिलने लगता है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में इस पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते हरिद्वार, ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे बाईपास से भेजा जा रहा है। वहां स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। सोलानी नदी का पुल कमजोर होने की वजह से निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के द्वारा दोनों साइड पुल की ठोकर पर एक बोर्ड भी लगाया गया है कि जब तक पुल की सही तरीके से मरम्मत नहीं होती है तब तक पुल के ऊपर से भारी वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। तो बता दें, रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाली ये पुल है जो कि कमजोर हो चुकी है। ऐसे में भारी वाहनों की यहाँ पे आवाजाही बंद हो चुकी है, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पुलिस भी मुस्तैद है, बोर्ड लगा दी गई है दोनों ओर से कि आप इस पे मत जाइए, क्योंकि पुल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। क्योंकि भारी वाहन यहाँ से गुजरती है तो काफी ज्यादा ये पुल डिसबैलेंस हो जाता है, हिलना शुरू कर देता है, जिससे लोगों को काफी समस्या भी हो रही है, लोगों की जान का खतरा भी है। इसलिए जो है ये काफी ज्यादा सुधार किया जा रहा है। इसमें हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है। लेकिन इस पुल को लगभग 1-1.5 साल हो गया है, इसमें शिकायत आ रही थी, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, लेकिन आज तक इस पुल की सुध किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने नहीं ली। खबर देहरादून से, जहां किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मकान मालिक और किराएदार थाने में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें मकान मालिक का बेटा पुलिस वालों पर भी चिल्लाते दिख रहा है, जिसके चलते पुलिस ने मकान मालिक पर
मकान मालिक के बेटे पर आईपीसी 307 के तहत मामला दर्ज कर पिता और बेटे को जेल भेज दिया है। तो ये तस्वीर उस समय की है जब मकान मालिक और किराएदार के बीच में मारपीट हो रही थी और ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन की है। पुलिस स्टेशन में ही मकान मालिक और किराएदार के बीच में हाथापाई हो रही है जमके, और हाथापाई से पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है आईपीसी की धारा लगाकर। और ऐसे में अभी किस मामले पे ये पूरा विवाद हो रहा है, ये इसकी जानकारी नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन तस्वीरें जो निकल के आ रही है वो पुलिस स्टेशन की है। पुलिस स्टेशन में यह हाथापाई की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रही हैं। तो पुलिस बीच बचाव कर रही है, लेकिन मकान मालिक का बेटा सुनने को तैयार नहीं है। और उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों जहां चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के उन गद्दारों के खिलाफ भी अनुशासन का डंडा चलाने का काम कर रही है, जो कि पार्टी हित में कम और पार्टी को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा सहयोग प्रदान कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चर्चित बयानों को दूसरे तक पहुंचाने वाले नेताओं की पार्टी में खोजबीन शुरू कर चुकी है, जिसे कांग्रेस में सफाई अभियान समझा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चलाना पड़ेगा। संगठन अनुशासन, संगठन की रीढ़ ही अनुशासन होता है, और जिस संगठन में अनुशासन नहीं तो वो संगठन बहुत देर तक या बहुत दूर तक नहीं जा सकता। ऐसे में ये एक अच्छी पहल हुई है और कुछ लोग पहचान में आए हैं, जो लोग लगातार जिनकी तोप की नोक कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहती है और भाजपा की तरफ कम, और उनके तमाम स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए गए हैं और हाईकमान को भी भेजे जाएंगे। अनुशासन समिति ने भी संज्ञान लिया है। और देखिए, बहुत ही हमारा सख्त कानून है हमारे पार्टी का, और किसी व्यक्ति ने यदि कुछ नहीं किया तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा है, सोशल मीडिया पर पार्टी की चिचल लेदर कर रहा है, लानत मलानत कर रहा है, और अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। उस कुर्सी पर बैठा कौन है इससे कोई मतलब कार्यकर्ता को नहीं होना। कांग्रेस पार्टी भले ही अपने घर के गद्दारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता अब भी उनके संपर्क में हैं, जो जल्द ही बीजेपी का दामन भी थाम लेंगे। बीजेपी नेता कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, जो पहाड़ विरोधी मानसिकता रखते हैं। ऐसा कि ये उनकी, मैंने कह दिया कि वो पूरी तरह से हताश है, निराश है। अब हो सकता है कि कांग्रेस के व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल की हो। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को सलाह दे डाली है कि उन्हें अपने ऐसे नेताओं को चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी कांग्रेस के भीतर पुनः एक तरह से कलेश दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ उनके जो धड़ों में बटे हुए नेता हैं, उनका ये कहना है कि वो अपने ही जो कांग्रेस के लीडर हैं उन पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता या पार्टी की नहीं है, कांग्रेस ही कांग्रेस को समाप्त करती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट चुकी है, कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इसी दौरान पार्टी नेताओं के वायरल होते वीडियो उनके लिए टेंशन का सबब बने हुए हैं। मगर सवाल अब ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने अनुशासन के डंडे से किसे सुधार पाती है और किन किन नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है।
अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, दोनों ही जगहों पर देश के खिलाफ बयानबाजी और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार से सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। कभी कांग्रेस का नेता जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आया है और यही वजह है कि अब जनता का भरोसा भी विपक्ष दल से उठ चुका है। का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना और युवाओं को भड़काने का काम करना और षड्यंत्र रच करके लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वहीं बता दें कि उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह में बारिश की आशंका जताई जा रही है। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार नजर आ रही है। तो भारी बारिश होगी 6 जिलों के ऐसे नाम है जहां पे येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी बारिश की आशंका जताई गई है। तेज गर्जना के साथ ये बारिश होगी, तेज हवाएं भी चल सकती है। तो 6 जिले ऐसे हैं जिनके येलो अलर्ट जहां पे जारी कर दिए गए हैं और तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, कभी रेड अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट, तो कभी येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है आईएमडी द्वारा। और इसी संदर्भ में एक बार फिर से 6 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है। 6 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में ये बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ बता दें तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देवभूमि में बारिश हो सकती है और लोगों को काफी समस्याएं उठानी पड़ सकती है और ऐसे में अभी भी माहौल शांत होते हुए नजर नहीं आ रहा है देवभूमि में। तो 6 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर का भी नाम शामिल है। और ऐसे में आईएमडी द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है कि सावधानी बरतें, जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पिछले दिनों जहां जहां भारी बारिश हो रही है वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं निकल के सामने आती है, जिसकी वजह से रास्ता, सड़कें बंद हो जाती है, आवाजाही बाधित हो जाती है और एक बार फिर से ये तस्वीर निकल के आ सकती है, क्योंकि तेज गर्जना के साथ यहाँ पे बिजली चमक सकती है। और लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुल और सड़क को सुधारने में खर्च होगा मोटा बजट। इसी के साथ बता दें कि मानसून से अभी तक 300 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के साथ यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुल और सड़क के लिए और मोटा बजट खर्च होना है। 300 करोड़ से ज्यादा की धनराशि यहाँ पे खर्च हो चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं और ऐसे में कई रोड ऐसे हैं, कई पुल ऐसे हैं जो कि जर्जर हालत हो चुकी है उनकी, अभी तक ठीक करवाए जा रहे थे, जिसमें 300 करोड़ का खर्च आया है और आगे ये रकम बढ़ सकती है। और मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हो रही हिंसा पर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं विरोधी दल भारत सरकार में हिंसा शांत और महिला पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद जो तमाम लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो तमाम देश भर की कम्युनिस्ट पार्टी है वो देहरादून में आज मानव श्रृंखला बना रही थी। आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला है और इसमें महिलाएं, बुजुर्ग या फिर कहा जाए हर उम्र के लोग यहाँ इसमें मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको तमाम शांत किया जाए। भारत सरकार और भारत सरकार के तमाम मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो अमित शाह या फिर उनके केंद्रीय मंत्री हो, वो
इस्तीफा दें और साथ साथ जो मणिपुर की सरकार है वो बर्खास्त की जाए। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और जो मणिपुर में जिस प्रकार की हिंसा हुई है इसके विरोध में ये है। और महिलाओं के साथ जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह की बर्बरता की वीडियो सामने आ रही है, उसके दोषियों को भी सजा देने की मांग के लिए ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।